खूबसूरत आवाज के मालिक, गुलकारी के झंडे इंडिया में भी गाड़े। रोया रे तू को जा मन को जा तेरा ते मेरा जैसे बेशुमार खूबसूरत गाने गाए। मशहूर म्यूजिशियन शराज उपल हमारे आज के बाकमाल के मेहमान हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, Shajia? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। I'm good, alhamdulillah. Thank you for having us. Pleasure for having me. Please come. So kind of Please you. come. Thank you. Please. Thank you. Welcome. आपके वालिद आर्मी एविएशन में थे और वो गुलकारी के बिल्कुल हक में नहीं थे। बहुत खिलाफ थे। शराज उपल ने कौन सा गाना गाकर अपने फौजी वालिद को गुलकारी के लिए आमादा किया? नहीं, गाना गाने की तो नौबत नहीं आती अच्छा। थी उनके सामने। हाँ। तो कैसे कन्विंस किया? वो ऐसे सच इस तरह खिलाफ नहीं थे कि वो कोई इस प्रोफेशन के खिलाफ हो। द एज आई वाज इन, मतलब आई वाज डूइंग माय बीकॉम, आई रिमेंबर। तो उस चीज़ के हक में वो नहीं थे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक में जंप इन करूं, बिकॉज जब पढ़ाई के साथ अगर म्यूज़िक कर रहे हो तो पढ़ाई सेक्रीफाइस होती है या म्यूज़िक सेक्रीफाइस होता है, मतलब फ़र्क पड़ता है दोनों में ना। तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग। राइट। तो उनकी सिर्फ डिमांड ये थी कि नहीं, पढ़ाई मुकम्मल कर लें, डू द MBA डिग्री, बिकॉज ही वांटेड मी टू बिकम अ बिजनेसमैन। अच्छा। सो पढ़ाई मुकम्मल करो, जिस दिन द डे यू हैंड ओवर द डिग्री, MBA डिग्री टू मी, उसके बाद जो मर्जी करो। मतलब ऐसा नहीं था कि म्यूजिक उनको नापसंद था। खानदान में कोई और भी इस फील्ड में है आपके आने से पहले? जी, नुसरत फतेह अली खान साहब, आशा भोसले, लता जी और मेहदी हसन खान साहब। अच्छा। ये मेरे खानदान से नहीं है, तो कोई नहीं है मेरे खानदान में। राइट, मतलब फिर तो वाकई बहुत मुश्किल हुई I'm होगी। the only one. After me, of course, my son is into this field as well. My question is still there कि आपने अपने फादर को कन्विंस कैसे किया था? अच्छा, ये कन्विंस करना और फादर दो ऑपोजिट पोल की चीज़ें हैं उस ज़माने में, ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो माय फादर वाज इन द आर्मी एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, डिसिप्लिन एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो उनके जो डिसीजन होता था वो हरफ आखिर होता था। तो कन्विंस करना तो दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं थे कि कन्विंस करना है इनको। अच्छा। वी हैड टू एग्री व्हाटएवर ही वाज सेइंग। तो बस दिल में कहते थे यार ये क्या है, इनको क्या पता कि मैंने तो म्यूज़िक करना है, तो मेरा पढ़ाई से क्या लेना देना है। तो खैर उस वक्त नहीं समझ आती। तो आई फिनिश माई MBA, हैंडेड ओवर द डिग्री टू हिम, देन आई केम इनटू दिस प्रोफेशन। लेकिन व्हेन यू बिकम अ पेरेंट योरसेल्फ, तो फिर आपको समझ आती है अच्छा यार आपके पेरेंट्स ठीक ही सोचते हैं, उनकी जो सोच होती है वो किसी पर्पस से होती है, बिकॉज दे हैव मोर विजडम देन यू। तो ऑफ कोर्स ही वांटेड me to have something to fall back upon if music doesn't work or something like that. बैकअप प्लान जी, होना बिल्कुल चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। जिस दौर में आपने सिंगिंग स्टार्ट की उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, और क्या उस दौर में फेम हासिल करना मुश्किल था या आज के दौर में फेम हासिल करना मुश्किल है? देखिए, या उस फेम, तरह का हीरो बनना मुश्किल है? देखिए फेम दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक तो शोहरत और एक इज़्ज़त है, दोनों फेम का पार्ट है। तो अगर इज्जत वाले फेम की आप बात करें तो वो आज भी उतना मुश्किल है जितना मुश्किल तब था। राइट। तो खाली शोहरत जो है वो तो मिल जाती है, इज्जत के साथ वाली जो शोहरत होती है वो ज़रा मुश्किल से मिलती है। किस गाने से आपको ब्रेक मिला जिसने आपको पहचान दी? जिस गाने से मैं रिकग्नाइज किया जाता हूँ, माई फर्स्ट सॉन्ग विच बिकेम अ हिट, हालांकि उससे पहले मैंने 2-3 गाने रिलीज़ किए हुए थे बट वो ज़रा अननोटिस गए। तो द फर्स्ट सॉन्ग वाज तेरा थे मेरा, जिससे व्हिच बिकेम अ हिट, और दैट वाज बैक इन 2003, जो कि अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में होता है। That's sweet of you. और अगर आप हमें गुनगुना भी दे तो हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट हो जाएगी। तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, जना दा सोहणीए प्यार नी, आ जाते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी, आ जा मेरे यार, आ जा तू बन के बाहर, किन्ना करा मैं इंतजार, आ जा मेरे यार। वाह। आयमा बेग के साथ फनकारी गाने पर एक तनाज़े हुआ था, वो क्या स्टोरी थी आज आप खुद क्लियर कर दें? वो फनकारी की गई थी मेरे से। तो वो मैंने क्लियर उस वक्त तो कर दी थी, सोशल मीडिया पे क्लियर करवा ली थी। हाँ,
लेकिन वो जो तनाज़ा था, बिकॉज मैं जिस स्टेज पे मैं हूँ, बिकॉज आई प्रोड्यूस सो मेनी आर्टिस्ट, आई गिवन म्यूजिक फॉर सो लाइक आतिफ हो गया, उसके मेजर हिट्स जो पाकिस्तान से हैं, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय मी, ताजदार हरम का म्यूजिक। देन उसका एक और गाना है पहली दफ़ा, जो विच इज़ लाइक मोर देन 400 मिलियन व्यूज़ है उसके। मुझे ये होता है कि यार जिसका क्रेडिट है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट खाने में लोग बहुत माहिर हैं, तो जो तो न्यू कमर्स हैं उनके लिए आई वांटेड टू सेट प्रेसिडेंट कि यार ये तो बोल नहीं सकते बेचारे, बिकॉज ये बोलेंगे शायद इनको काम ना मिले, इस तरह का इशू हो। तो आई एम इन अ पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने राइट के लिए आई कैन स्पीक अबाउट इट, सो एक चीज़ सेट हो जाती है आने वालों के लिए भी कि वो भी ये बोल सके। तो उस पर मैंने सिर्फ आयमा को कहा था कि वो जो वीडियो बाइट उसने दी थी, दैट सॉन्ग वाज रिटन बाय मी, कंपोज बाय मी, रिकॉर्डेड बाय मी यहाँ पे। Whenever I do some work, I have full proofs of it. ठीक है, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ होता है, क्या कब हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने उसको सिर्फ वो याद दिलाया था कि ये देखो, गो थ्रू आवर चैट, ये गाना कब हुआ था। तो जिस लिरिसिस्ट की बात करी थी शकील सुहेल, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो ही पास्ड अवे लाइक two years ago. तो शकील सुहेल वॉज one of my best friends. He wrote for me for 20 years. और ही वॉज जस्ट लाइक माई ब्रदर, मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल। तो 2020 में उसकी डेथ हुई जून में, एंड आई रोट दैट सॉन्ग इन नवंबर। अच्छा। तो वो मुझसे ये बहस करी थी कि तो उन्होंने लिखा था। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा ख्याल अपने दोस्त का हक मारूंगा, कह रही थी कि उनके साथ मिलके मैंने कहा मैं अपने दोस्त का हक मारूंगा। तो मतलब वहाँ पे मुझे गुस्सा चढ़ता है जब when I know like 100% that I'm right, तो वहाँ पे कोई मुझे कहना कि नहीं ऐसा नहीं, there I get annoyed. तो फिर then I like it forces me to give an answer. तो मैंने कहा how can someone come out of the grave and write for you? These are the messages go through. बोल में आतिफ असलम ने आपका कंपोज किया हुआ गाना गाया, फिल्म प्रोड्यूसर ने आपका गाना आतिफ के क्रेडिट में क्यों डाला एंड आपको क्रेडिट नहीं दिए? साल पहले मैंने देखा, मैंने कहा नहीं है शोएब साहब से, लेकिन अगर वो देख रहे हैं कोई प्रोग्राम ये तो काइंडली वो क्रेडिट यूट्यूब पे ठीक कर दीजिए, बिकॉज द होल वर्ल्ड नोज दैट दैट सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मी। कौन कौन से सिंगर्स के लिए आपने गाने लिखे हैं? बहुत सारे सिंगर्स हैं, बिसाइड्स आतिफ एंड आयमा देयर आर लॉट ऑफ सिंगर्स जिनको मैंने कोक स्टूडियो सीजन 9 में इंट्रोड्यूस किया था और मैं लेके गया था वहाँ पे। रफाकत को फिर मैं रोप इन करके लाया, बिकॉज नॉट मेनी पीपल न्यू रफाकत टिल देन। तो आफ्टर कोक स्टूडियो तू गुजा मन गुजा, so he became famous as well. तो there are a lot of singers हैं, तो मुझे अब फिंगर टिप्स पे याद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है कि गुलकार जब तक भारत में जाके गाना नहीं गा लेता वो पक्का गुलकार नहीं बन पाता? सिर्फ हमारे मुल्क में 101% ये दुरुस्त है बात। इट्स अ बिग डिलेमा कि यहीं पे वही सिंगर होता है जो अपने गाने रिलीज करता है और लोग पसंद करते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसको तब तक वो मोहर नहीं लगाते उसके ऊपर जब तक वो अपनी मोहर इंडिया से स्टैंप लगवा के नहीं आता कि मैंने इंडिया की फिल्म के लिए, तो तब हम उसको बड़ा गुलकार मानेंगे, कहते हैं ये सिंगर है। इट्स अ डिलेमा। आपने बॉलीवुड के गाने लिखे, उधर उन काम किया आपने, हमारी मूवीज के लिए भी गाने बनाए, ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ आया? देखिए ज़्यादा मज़ा ऑफ कोर्स जो फिल्म जो है ना, पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो फोटे है फिल्म वो इंडिया का, बॉलीवुड का है। पाकिस्तान का फोटे फिल्म नहीं है, किसी दौर में हुआ करता था। इफ़ आई टॉक अबाउट 50s 60s, उस दौर में इंडिया हमारी फिल्में कॉपी करता था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आर सिनेमा डाइड डाउन और वो लोग हमेशा से सिनेमा में और बेहतर होते गए। और जहाँ तक ड्रामा इंडस्ट्री की बात है तो पाकिस्तान में जिस तरह के ड्रामास प्रोड्यूस होते हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और इंडिया हमारे ड्रामों की तारीफ करता है। बिल्कुल। तो हम फिल्में वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली जब म्यूज़िक भी उसका आता है तो यहाँ पे ना प्रमोशन होती है फिल्म म्यूज़िक की, ना उस तरह की जब ब्रीफ्स मिलते हैं हमें, लेकिन उसके बाद जब हम ऑन स्क्रीन देखते हैं कि शूट क्या हुआ है, क्या हमें जो ब्रीफ मिली थी अकॉर्डिंग टू दैट है। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ब्रीफ में हमें कहते हैं कि जी ये गाना एक आइटम सॉन्ग बनाना है, और आइटम सॉन्ग के पीछे हम मतलब व्हेन आई गेट द ब्रीफ के 300 डांसर्स होंगे, ये होगा वो होगा। अच्छा, तो उस विजन को देखते हुए, बिकॉज वी हैव टू गिव द साउंड लार्जर देन लाइफ फॉर द सिनेमा, बिकॉज इट्स अ बिग स्क्रीन। टीवी की बात और होती है। तो जब हम जाके फिल्म देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो 30 लोग भी नहीं होते डांसर्स की बात करना। हम कहते हैं यार ये गाने में तो उसने कहा था 300 होंगे, ये तो 30 हैं, तो इट्स नॉट मतलब विजुअली इट्स नॉट लुकिंग एज बिग as it's sounding so as it was told तो इंडिया में अगर बॉलीवुड की हम बात करें तो वहाँ पे they are too professional, because उनका of course forte है, मैंने पहले बताया फिल्म म्यूजिक। तो वहाँ पे आपकी एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है
being a musician, being a singer, being a lyric writer, whatever it is, art से अगर related है, because probably it's part of their religion as well, जो music, डांस एंड म्यूजिक, बिल्कुल। तो वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपनी आर्टिस्ट की कदर नहीं करते। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने करीबुल मर्ग जो होते हैं तो उनको गवर्नमेंट या कोई और पूछता भी नहीं है, जो सुपरस्टार्स होते हैं यहाँ के। और आई स्टिल रिमेंबर कि मेहदी हसन साहब को नियर हिज डेथ वो इंडिया ने बहुत दफ़ा कहा आप यहाँ पे आ जाए, हमारे पास आ जाए, हम आपका इलाज कराते हैं, बट ही डिडंट गो। क्या यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है और वहाँ टैलेंट ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, को कदर दी जाती है? वहाँ कदर दी जाती है। दे नो हाउ टू मेक स्टार्स एंड दे रिस्पेक्ट देयर स्टार्स। वी डोंट नो हाउ टू मेक देयर स्टार्स, आवर स्टार्स। राइट। आपने A.R. रहमान के साथ भी काम किया, बहुत बड़ा बिग नेम। कैसा एक्सपीरियंस था और वो कैसे उन तक पहुंचे? या पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहले से तो नहीं जानता था। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क बैक इन 2000, लेकिन मैं उनको फॉलो बहुत देर से कर रहा था, उससे भी पहले से, जब रोजा आई थी। फॉर गुड 7 years आई हैड बीन फॉलोइंग हिम एंड आई वांटेड टू वर्क विद हिम। मेरी एक ड्रीम थी, समझ लीजिए। सो आई समहाउ विद टाइम इन दो 7 years आई ट्राइड टू मैनिफेस्ट इट and it happened, alhamdulillah, when I was in New York. He was performing, he had his tour over there. तो वहाँ पे मुझे पता चला और कि वो perform कर रहे हैं। तो then my wife helped because I was very shy. तो I was shy to speak. तो मैंने कहा यार तुम बात करो, वो क्योंकि वो जो ब्रोशर होता है ना उस पर लिखा होता है मैनेजमेंट का कि for further information इस कॉन्टेक्ट। So she contacted the manager और उसने बताया मेरे बारे में and finally we met him, we set up a meeting. और then he liked my voice. I gave him my first CD जो अभी डेमोस के उस पे थी मेरी पहली एल्बम की। अच्छा। So he liked my voice and after like 4 months he called me to London because तब इंडिया का वीज़ा यहाँ से 2001 में मुश्किल था। So I sang the song Shakalaka Baby for the movie Nayak with him. That was the first time. फिर उसके बाद it went on because he is my mentor, my guru. आपने उनके साथ परफॉर्म किया था, तो म्यूजिक के अलावा उनकी कौन सी ऐसी आदत जो आपको बहुत पसंद आई थी? मुझे जब हमने टूर किया ना 2015 में US टूर पे हम थे और इट वाज लाइक 18-19 शोज, 2 महीने का टूर था। तो हम इकट्ठे ही बैठे होते, तो मैं एक चीज़ मैंने नोट की कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनके पास, स्पिरिचुअल तो वो हैं, वेरी रिलीजियस, वेरी डाउन टू अर्थ, कि अगर 2 बंदे बात कर रहे हैं और तीसरे वो हैं तो, और जब तक उनसे अगर कोई बात की नहीं जा रही तो वो कंटिन्यूसली अपने मुंह में दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। So that was the part I really liked about it. आपने 2012 में ब्रेक ली म्यूजिक से, क्या रीजन थी एंड देन व्हाट ब्रॉट यू बैक? It was a spiritual reason. अच्छा। Because I was going through some unrest within myself. अच्छा। तो मुझे रिलेट नहीं किसी चीज़ से कर पा रहा था, ये हो क्यों रहा। तो कुछ YouTube वीडियोस देखना शुरू की, तो I came to know like it's my personal perception कि शायद यही गलत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं गलत क्या कर रहा हूँ। सो मैंने कहा शायद यही गलत कर रहा हूँ। सो आई क्विट इट एंड आई वांटेड टू डिस्कवर इट। आई टुक सम टाइम अबाउट अ ईयर कि मुझे इनर पीस के लिए मुझे सारा वो एक सोल सर्चिंग जर्नी थी जिसके लिए मैं आई वेंट अवे फ्रॉम पाकिस्तान, आई वेंट टू US और वहाँ पे मतलब मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पीरियड है इन द सेंस के जिसमें ज़िंदगी का एहसास आपको होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, about religion, about everything, about morality. तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ और मुझे पता चला then when I came back. जब आपको टाइम मिलता है, you get connected with yourself. आप जब किसी चीज़ के अंदर होते हैं ना तो you're not that vigilant या उस आंख से उसको देख नहीं रहे होते, जैसे कि आप उसको एक क्रो फ्लाइट जब हो रही होती है तो ऊपर से जब देखते हैं ना अपने से बाहर निकल के अपने आप को, तो जब तक वो नहीं देखते तो आपको एहसास नहीं होता बहुत सारी चीज़ें। सो सेल्फ जर्नी में आई मीन व्हाट डिड यू रियलाइज कि नहीं दिस वाज नॉट द रीजन, म्यूजिक वाज नॉट द रीजन? वो मुझे पता चला जब व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन वन वर्ल्ड पीस कॉन्सर्ट विद A.R. रहमान और 2 कवालियाँ हमने गानी थी, इट्स ऑन YouTube। तो वो मैंने अपने ससुर से बात की, तब अपना फादर इन लॉ, ही वाज अलाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वाज अ ग्रेट मेंटर टू मी इन द सॉर्ट कि वो ही वाज एन एक्स पॉलिटिशियन, तो स्टेज का एक्सपीरियंस बहुत था, वो मुझे उसके बारे में गाइड करते रहते थे। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल वो इस तरह ये मुझे A.R. कह रहा है गाने के लिए लेकिन मैं तो छोड़ चुका हूँ एंड आई डोंट फील लाइक। तो देन ही टोल्ड मी, कहता है व्हाट वाज योर पर्पस? इस्लाम जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में फैला था वो कवालियों के थ्रू फैला था।
तो कवाली में तो या तो अल्लाह का जिक्र होता है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो आई गेस इट सॉल्व्स योर पर्पस एज वेल, जिसके लिए तुम छोड़ के गए, यू शुड डू इट। सो आई डिड इट। और उसके बाद आई रिमेंबर जब दूसरा गाना हम दूसरी कवाली परफॉर्म कर रहे थे, इट वाज लाइक लाइव इन 62 कंट्रीज़ और 30,000 की ऑडियंस थी, नॉन मुस्लिम। तो जब उसमें दुरूद पढ़ रहा था मैं शुरू में और आखिर में विदाउट म्यूज़िक, तो आई हर्ड द होल क्राउड humming that durood in front of me and along with us. मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि they didn't know the meaning, but it's so repetitive में वो मतलब जो भी कर रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद तो भेज रहे हैं जी। तो वो मुझे मतलब it boggled my mind कि ये क्या हो रहा है मतलब मैं तो छोड़ के आया हूँ म्यूज़िक, और मतलब there was a stage जहाँ पे I realized कि okay there's a message from Allah. He never asked me to quit music. He just asked me to get connected. क्या हम आइंदा मुस्तकबिल में ये कह सकते हैं कि नजम शराज या अली हैदर की तरह आप ये वाला म्यूज़िक छोड़ के you'll be confined to नात एंड हमद ओनली या कवाली? नहीं, बिकॉज वो जिस स्टेज पे गए ना, जो उन्हें समझ आई उसके मुताबिक वो कर ही जा रहे हैं अभी तक, राइट? मुझे जितनी समझ आई आई क्विट, और मैं उस स्टेज को भुगत चुका हूँ। देन आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो मेरी समझ में आया कि यार दिस इज़ फाइन, व्हाटएवर आई एम डूइंग इज़ फाइन। करंटली आप बताइए कि आप कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं? बहुत सारा म्यूज़िक, मेरे सोलो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई डिड 4 पॉप एल्बम्स प्रायर टू 2010, और उसके बाद फॉर गुड 10-12 years आई वाज टोटली डूइंग फिल्म म्यूज़िक। पाकिस्तान की जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई बोल से लेके आज तक, उसमें 80% फिल्म्स का मैंने म्यूज़िक किया। इंडिया में म्यूज़िक किया फिल्म्स का 2016 तक, जब तक हालात बेहतर थे। तो उसके मतलब आई वाज सो इनग्रोस्ड एंड सो बिजी इन दैट कि आई समहाउ माय पॉप म्यूज़िक वेंट इन द बैकग्राउंड, और मैंने कहा यार इससे तो ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा मैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे आपने म्यूज़िक छोड़ दिया? नहीं यार, वो आपने फिल्म देखी है? हाँ जी हमने देखी। आपने वो गाना सुना? जी। वो मेरा उसमें शक्ल नहीं आती नजर आ रही। तो उसके लिए फिर मैंने कहा आई शुड गिव अ ब्रेक टू द फिल्म्स फॉर सम टाइम एंड कंसंट्रेट ऑन माय पॉप म्यूजिक जस्ट टू गेट कनेक्टेड विद। अच्छा, इट मींस कि हम आगे एक्सपेक्ट करें कि आने वाला है? ऑलरेडी आ रहे हैं गाने। अच्छा, तो एवरी 2 months इसमें से कुछ अगर आप हमें अपने नए गाने में से कुछ 1-2 लाइंस गुनगुना। सुन यारा तू मेरा होके क्यों यारा मुझे ही देता रहा धोखे, सुन यारा तू मेरा होके क्यों यारा मुझे ही देता रहा धोखे। ठीक है, चलिए हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ शराज उपल के बेटे हादी उपल भी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो आप भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री में ही आए हैं? कोशिश पूरी है। I had a knack for it since the beginning, लेकिन I was more towards football, cricket, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में था, but slowly he started appreciating me कि नहीं अब तुम में कुछ आ रहा है तो focus on this please। तो इंशाल्लाह I'm trying my level best. Good. So आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लिए इसकी है? जिस तरह ट्रेनिंग बीच में कोशिश की थी, but I was going way too far towards classical. आपने गाने भी अपने लॉन्च किए हैं? जी 5 गाने? I have 5 songs. I have sung for Pakistani films as well. Right. Madhania song for the film called Chalava, and I have 3 originals. I debuted with I'm a Big with the song called Te Quiero. हादी में आपने वो देखे जीन्स के ये इस बच्चे में बचपन से गा रहा है। अच्छा। मतलब खुद ही से, मेरे पास टाइम नहीं था इसको टीच करने का, बट वो जेनेटिक्स प्ले द रोल ओवर हियर। तो शुरू से अच्छा गा रहा है माशाल्लाह। फादर का एक नाम है और फिर लोग कंपेयर करेंगे आपको अपने फादर के काम से भी कि अच्छा बाप ने इतना अच्छा गाया, इतने बड़े सिंगर, और क्या हादी उसको मीट कर पाएगा या नहीं, ये भी एक प्रेशर होगा। हालांकि होना नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक कि ये सब प्रेशर होना चाहिए, लेकिन एग्जिस्ट करता है इंडिया पाकिस्तान दोनों में। मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन वो नेचुरली आ जाता है। नेचुरली आता है। आई डोंट थिंक कि वेस्ट में ऐसा है। आप जैसे आपने बताया कि आपके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और डिसिप्लिन थे, आपका हादी के साथ कैसा रिलेशन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इनडिसिप्लिन हूँ और बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। वेरी फ्रेंडली। मुख्तलिफ म्यूजिकल स्टाइल को आप अपने गानों और कंपोजिशंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं?
देखिए मेरा शुरू से बिकॉज आई एम नेवर फिक्स टू वन जॉनरा कि मैं सिर्फ पॉप कर रहा हूँ या सिर्फ रॉक कर रहा हूँ या फिल्म म्यूज़िक कर रहा हूँ, जैज़ कर रहा हूँ। मुझे हमेशा से शौक है एक्सपेरिमेंट करने का, बिकॉज उस्ताद जो हैं वो ए आर रहमान साहब, वो ही मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूज़िक। एक गुलकार बनने के लिए क्या एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट काफ़ी होता है, या जैसे आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है उससे भी आप अच्छे गुलकार बन सकते हैं? नहीं, उससे अच्छे गुलकार नहीं बन सकते आप। आपकी आवाज़, वो जिस ऑटो ट्यून की अगर हम बात करें तो वो अगर आपकी आवाज़ सुर से बाहर है तो उसको सुर में तो ले आएगा, लेकिन वो कुछ हद तक लेके आएगा। इफ़ यू डोंट हैव इट नेचुरली तो आप पकड़े जाएंगे, आप मतलब अगले को पता चल जाएगा इज़ नॉट अ गुड सिंगर। लेकिन म्यूज़िक का आई बिलीव कि इट्स अ टोटली गॉड गिवन थिंग। ये इनबिल्ट आपके अंदर होता है व्हेन यू बॉर्न। आपने डिफरेंट जॉनरे के गाने गाए, कौन सा जॉनरे दिल के ज़्यादा करीब है? मुझे बैलेड्स ज़्यादा पसंद हैं, और वो भी सैड। आई लव टू मेक, बिकॉज सैड गाने के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने क्लासिकल गुलकारों में रफ़ाकत अली खान के साथ भी काम किया। क्लासिकल म्यूज़िक का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर ऑफ कोर्स एक नीश है जो इसको पसंद करती है, और लेकिन जो टाइम गुजर रहा है, जेन ज़ी आ रही है, आगे जा रहे हैं, तो क्लासिकल म्यूज़िक इज़ डाइंग डाउन। रैप सिंगिंग भी बड़ी मकबूल हो गई है, क्या आप रैप सिंगिंग को गुलकारी का दर्जा देते हैं? सिंगिंग ना बोलें, रैप को रैप बोलें, इट्स अ ग्रेट जॉनरा, लेकिन उसको सिंगिंग नहीं बोल सकते आप, बिकॉज गुलकारी गाने के अंदर सुर होते हैं और 7 सुरों के बीच में से निकलता है गाना। एक सुर के ऊपर जब आप गा रहे होते हैं, रैप इज मोनोटोन, तो मोनोटोन इज नॉट सिंगिंग। अरिजीत सिंह और आतिफ असलम में किससे आप बड़ा गुलकार, बेहतर गुलकार समझते हैं? अरिजीत इज वेरी वर्सेटाइल, बिकॉज आतिफ को तो मैं पिछले 15 साल से रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पे। इज अ ग्रेट सिंगर, और उसके मेजॉरिटी जो लाइक 60 ऑफ हिज सॉन्ग्स बॉलीवुड के लिए भी दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन माय स्टूडियो। तो आतिफ इज़ वेरी गुड, हिज पिच इज़ गुड, उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है वॉइस के ऊपर। बट अरिजीत इज़ वेरी वर्सटाइल एंड वेरी एक्सप्रेसिव विद द वर्ड्स। तो मेरे लिए एक सिंगर की जो, अगर मैं जजमेंटल हूँ और मैं कहूँ कि कौन सा बेहतर है, तो वो बेहतर है सिंगर जो एक्सप्रेस वर्ड्स को बेहतर तरीके से कर रहा है, ज़्यादा वर्सटाइल है। करेक्ट राइट। आपको अपने फादर के कौन सा गाना बहुत पसंद है? और अगर पसंद ही ना हो फिर अच्छा, तो बता देंगे। आपके हो नहीं कोई सकता। फादर का कोई गाना पसंद है आपको, ये पूछ रहे हैं? नहीं, मैं उनका, आई एम श्योर कि उनको पसंद होगा। तो आपको कौन सा गाना पसंद है? I think my personal favorite is Royale. हाँ, नो डाउट। आप हमें कुछ गुनगुना के सुनाए ना। आजा कहीं से फिर दिल दुखाने, ऐसी दीवार को जो गिर गई फिर से गिराने, तूने दिए जो घाव कहे वो, कांटों के रास्तों पे आ मुझे फिर से चलाने, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए। Thank नाइस, बहुत ब्राइट फ्यूचर वैसे नजर आ रहा है। नहीं, I like his voice, इसका texture और इसकी the thing I like about his voice is his control and his vibratos. आप मौजूदा सिंगर्स में किसको बेस्ट सिंगर मानते हैं या आप उनको सुनना पसंद करते हैं? अब सुनने का टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे टीवी देखने का टाइम नहीं होता, इसी तरह गाने सुनने का टाइम नहीं होता, बिकॉज आई एम सो स्टक एंड बिजी इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर म्यूजिक। फिल्मों में गाने गाते भी हैं और कंपोज भी करते हैं। किस अदाकार के समझते हैं कि आपके गाने पिक्चराइज ज़्यादा बेहतर फिट, होते हैं? अच्छे हाँ होते हैं? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फहद मुस्तफ़ा, ये वो मतलब बड़ा अच्छा लिप सिंक देता है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रॉब्ली हुमायूं। अच्छा, हाँ हुमायूं, बिकॉज इनकी फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके लिए मैंने गाने किए थे, तो हुमायूं वाज गुड। और अगर इंडिया की बात करूँ तो जब मैंने रांझना किया था, जो ए आर रहमान साहब ने कंपोज किया, राय सांगे, तो धनुष ने बहुत अच्छा उसका लिपसिंग दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन से एक्टर समझते हैं कि इसको अदाकारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता। हादी, आपको अपने फादर की कौन सी आदत अच्छी लगती है? Probably one of the best habits, work-life balance, because बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते या काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, तो when it's time to buckle down, 3-4 दिन नहीं सोएंगे, लेकिन जब नहीं कोई मतलब को फ्री टाइम निकाला हुआ किसी चीज़ से, तो he will focus on all the luxuries, फैमिली को टाइम देंगे, Netflix and everything, मतलब he keeps his life up to date. किस साथी गुलकारा के साथ काम करके मजा आता है?
एक देखिए पाकिस्तान में तो एक तो बहुत कम है फीमेल सिंगर जो हैं, और अगर आप आवाज़ की बात करें जिसकी अच्छी आवाज़ है उसमें आयमा बहुत अच्छी है, शी इज़ अ वेरी गुड टोन। अभी एक नई लड़की है बडिंग सिंगर जिसके साथ आज ही मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है, वो तू ही तू, जो मैंने कोक स्टूडियो में अवेश के साथ किया था। तो निहाल नसीम, शी इज़ जस्ट 18 years old एंड व्हाट अ ग्रेट वॉइस, और परसोना भी उसका अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है उसकी, उसके साथ बहुत अच्छा। प्लस निर्मल रॉय, उसकी आवाज़, शी हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस, और उसके साथ व्हेन एवर आई कंपोज फॉर हर फॉर फिल्म समथिंग, तो आई लव इट व्हेन शी इज सिंगिंग, वो बड़ी जल्दी पिक करती है, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। जब पहले ये होता था, इंतज़ार होता था फैंस को, एल्बम आएगी, फिर एल्बम का रिलीज एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। अब वो चीज़ मिसिंग है। अब एक गाना रिलीज़ होता है, फिर कुछ अरसे बाद दूसरा गाना आ जाता है। ये दोबारा कल्चर आपको लगता है कि आ सकता है या आना चाहिए? बहुत मुश्किल है, मुश्किल मैं कहूँगा, ना मुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन म्यूज़िक हैज़ बिकम सो डिस्पोजेबल कि अब एक एल्बम के लिए एक आर्टिस्ट को कम से कम 1 साल चाहिए, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो 10 गाने बनाएगा, उनको रिकॉर्ड करेगा, उनको लिखवाएगा, उसके लिए प्रोड्यूसर ढूंढेगा, म्यूज़िक होगा, फिर मिक्स एंड मास्टर करेगा। तो इतना एफर्ट करके 1 साल का और 10 गाने बना के, अब जब आप एल्बम रिलीज़ होती थी ना, तो एल्बम में से आप ज़्यादातर वीडियो 1-2 गानों की करते थे, तो बाकी जो 8 गाने होते थे वो ज़ाया होते थे, चाहे जितने मर्जी अच्छी हो। तो अब जो ट्रेंड है इट्स अबाउट सिंगल्स। एक आर्टिस्ट एक गाने पे मेहनत करता है, साथ ही उसकी वीडियो बनाता है एंड ही पुट्स इट आउट, साथ ही रिस्पांस का पता चल जाता है। टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा आपके गानों पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, Especially रांझना बहुत सारे पे। रांझना पे एग्जैक्टली बहुत बहुत ज़्यादा, सारे हाँ, स्टार्स सामने आए हैं उसमें। तो हाउ डू यू फील इट? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, किसको बुरा लगेगा कि उसके गाने के ऊपर कोई और टिकटॉक बना रहा हो या वीडियो बना रहा हो अपनी। तो आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन यही है कि उसके फैंस जो हैं या और लोग उसके गानों के ऊपर मतलब रिलेट कर रहे हैं उसके साथ, तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा। अब एक और फरमाइश है हमारे व्यूअर्स के लिए है वो ये कि रांझना अगर आप हमें सुना दें। ये अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो हमारे साथ भी ज्यादती है और हमारे व्यूअर्स के साथ भी ज्यादती है। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा। वाओ वंडरफुल। इसी खूबसूरत नोट पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जाएंगे इनके स्टूडियो और करेंगे ये लोग थोड़ी सी जैमिंग भी। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। अच्छा ये बताइए कि आप सिंगिंग में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इस एज में इंस्पिरेशन नहीं पूछते, ये सवाल होता है पूछने वाला जब बंदा 18-19 साल का होता है, तब इंस्पिरेशंस होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कौन थी कि कौन आपकी क्या इंस्पिरेशन? When I was growing up, so I used to listen to किशोर साहब a lot, नुसरत फतेह अली खान साहब और मेहदी हसन खान साहब। पहले फैंस ऑटोग्राफ लेते थे और अब सेल्फी का दौर आ गया है। आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करती, ये ऑटोग्राफ देना या अब सेल्फी देना? ऑटोग्राफ के दौर में ऑटोग्राफ देना अच्छा लगता था, सेल्फी के दौर में सेल्फी लेना अच्छा लगता है। अब टाइम के साथ, आपके दौर के साथ, ज़माने के साथ मूव करना चाहिए। यू हैव टू स्टे करंट विद द टाइम। दुनिया में कोई ऐसा सिंगर जिसे आप चाहते हो कि मैं इनसे मिलूं और मैंने उनके साथ कोई सेल्फी लेनी है? आई वांटेड टू मीट माइकल जैक्सन। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली उनसे तो मुलाकात हुई, बट व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग विद ए.आर. रहमान इन LA, कोई 2015 के बाद हमारा टूर हो रहा था, तो वहाँ पे माइकल जैक्सन के प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स, जिन्होंने उनकी सारी एल्बम्स प्रोड्यूस की थी, ही वाज देयर एट द कॉन्सर्ट, सो आई मेट हिम और बड़ी मज़ेदार मीटिंग हुई उनसे। राइट। आपकी शादी लव मैरिज हुई, वो ये बताइए कि कैसे और किस तरह, कहाँ मुलाकात हुई, हम भी जानना चाहिए। वी वर स्टडिंग टुगेदर इन MBA, राइट। और वो मेरे से 1 सेमेस्टर जूनियर थी, सो वी फेल इन लव एंड दैट वाज द कमिटमेंट राइट फ्रॉम देन, and we got married right after we graduated. गाना गा के इंस्पायर, उन्हें इम्प्रेस किया था? वो नहीं इम्प्रेस होती किसी भी चीज़ से, नहीं, चक्कर ही कोई नहीं है। कोई गाना उनके लिए स्पेशल आपने बनाया हो? मेरे सारे गाने उनके लिए होते हैं। अच्छा। अभी भी डेडिकेट करते हैं उन्हें? स्पेशल गाना मैं आपको वैसे बताता हूँ कि when I was composing रोया रे back in 2007, so Aisha was diagnosed with cancer for the first time. तो that was a very tough time और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो मुकेश भट्ट ने मुझे कहा कि एक गाना आपको बनाना है इस फिल्म के लिए, और उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसकी जो हीरो की वाइफ है, शी डाइज। तो आई ऑलरेडी हैड दैट फियर इन माई हार्ट
कि अगर खुदा न खास्ता मतलब कैंसर का जब भी नाम सुनते हैं Obviously. आपको, तो आपको एक थॉट वो भी आता है कि आई माइट लूज दैट पर्सन. सो आई हैड one of the biggest fears was of losing her. तो I somehow connected that emotion to that song जो मैंने बनाना था, and I came up with रोया रे. तो वो association जो गाने की है, that's obviously that's with Aisha. Connected with her. And how I hope she's fine now. Alhamdulillah, she's fine. अच्छा, ये बताइए कि आप अगर आपने भी बताया मुझे ब्रेक में कि इनकी शादी होने वाली है Next year, हाँ, So, February, after 2 months. आपने तो की लव मैरिज. आप बताइए, आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, इट्स अ लव मैरिज? It's a love marriage. I'm following his footsteps in everything. I got married You when I were was supporting, 23. you were okay with He's it. getting married when he's 20. So you're okay. आप जब इन्होंने बताया कि भी मैं शादी कर. देखिए, ये अल्लाह के काम होते हैं, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों पे बनी होती हैं. And you just have to. I follow everything like it's a command from God. I have to submit. आप यहाँ जो करंट हमारी म्यूजिक है उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर तो किसी चीज़ का मुझे नहीं पता क्या फ्यूचर है. मैं फ्यूचर पे और पास्ट पे बिलीव नहीं करता. पास्ट इज़ गॉन, फ्यूचर ओनली अल्लाह नोस. आई ओनली लिव इन द प्रेजेंट. लेकिन जिस तरह हम देखते आ रहे हैं चीज़ें, ऑफ कोर्स अब ये प्री कोविड अगर हम म्यूज़िक को देखें तो और तरह का म्यूज़िक चलता था. पोस्ट कोविड अब देयर आर लॉट ऑफ न्यू सिंगर्स विच आर वेरी गुड, जिसमें हसन रहीम है, व्हाट्स दैट अदर गाय, शमून इस्माइल. दे आर वेरी गुड यंगस्टर्स हैं, वो रैप करते हैं, बहुत अच्छा है. तो लेकिन वो कुछ साल बहुत एक्टिव रहा वो म्यूज़िक. जैसे फिर कैफ़ी का गाना आया, कहानी सुनो जी, मेलोडी दोबारा से इन आई, बिकॉज मेलोडी कभी भी हारती नहीं है. मेलोडी स्टेज. एंड मेलोडियस जो गाने होते हैं विच आर बेस्ड ऑन लॉट ऑफ नोट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि रैप में एक नोट है और एक गाने के अंदर बहुत सारे नोट्स होते हैं. तो जो बहुत सारे नोट्स वाले गाने होते हैं और अगर अच्छे हों, दे स्टे विद यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जिस तो आप क्या बेसिकली जब व्हेनेवर यू आर सिंगिंग या आप एक गाना की कंपोजिशन देखते हैं तो आप बेसिकली क्या ज़्यादा देखते हैं या किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? कंपोजिशन एंड द लिरिक्स उसमें. I personally believe, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखे हमेशा, I personally believe कि expression is the main thing. और वो वाइब वाले गानों में एक्सप्रेशन नहीं आ सकता. I'm very sorry. तो I focus mainly on playback singing. I'm trying, मतलब उस तरह के गाने भी मैं निकालता हूँ, but expression और playback singing के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह की ज़्यादा चीज़ें आएँ, which is my forte. I personally think कि आपको अपना वो भी करना चाहिए जो आपको खुद भी पसंद हो. अगर आप खुद ही अपने म्यूजिक से रेजोनेट नहीं करे तो आवाम भी कभी भी नहीं करेगी. बिल्कुल सही है. आखिर में एक फरमाइश मैं भी करना चाहूँगी, तू को जा मन को जा, अगर आप सुना दें हमें. श्योर. ये मायना जस्ट गिव मी. तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे हजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा. इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमी, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा. बहुत खूबसूरत. ये मेरी विश लिस्ट में से एक विश पूरी हो गई है कि लाइव मैं आपसे ये कलाम सुनूं. थैंक यू एंड आई होप मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.